नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 को देखेंगे। ये प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का ये टेस्ट सीरीज है जो कि हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए ये डिज़ाइन किया गया है और साथ ही साथ इसके सारे प्रश्न सिविल कोर्ट असिस्टेंट में जो पूछे जाएंगे उसके लिए भी संभावित प्रश्न होंगे। और हाई कोर्ट असिस्टेंट का 30 अप्रैल को घोषित किया गया है एग्ज़ाम का, तो इसी के संदर्भ में हम लोग तैयारी करेंगे। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं, हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो पहले पीटी होगा, एक बार मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। पीटी में आप लोग को जो ये टेस्ट सीरीज 100 करवाए जा रहे हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन जीके से आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ से आएंगे और रीजनिंग से, और फिर 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, फिर 15 क्वेश्चन हिंदी से और 10 क्वेश्चन आप लोग को कंप्यूटर से आएंगे। वहीं अगर मैं मेंस की बात करूं तो 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश आएगा और 40 मार्क्स सिर्फ हिंदी आएगा जो कि सब डिस्क्रिप्टिव में होगा और 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो यही प्रोग्राम है आप लोग का, इसी के अनुसार तैयारी करना है। तो अभी हम लोग अप्रैल तक देखते हैं, जब पीटी के एग्ज़ाम से पहले पूरा पीटी का सिलेबस देखते हैं और फिर जब अगर आप लोग को बताएंगे कि आप मेंस की भी तैयारी करा दीजिए तो करवा दूंगा। चलिए फिलहाल हम लोग टेस्ट सीरीज संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल कह रहा है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो वो पहली राजधानी थी गुलबर्गा। गुलबर्गा बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी। और आपको बताना है कि बहमनी राज्य कौन किसने मतलब इसका वास्तविक संगठनकर्ता कौन थे बहमनी राज्य के। तो वो थे हसन गंगू। देखिए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी के सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। जिसका वास्तविक अगर पूछा जाए बहमनी राज्य का संस्थापक तो आपको बताना है हसन गंगू। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। तो ये पारित होता है 1878 में। 1878 में। और किसने लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो 1878 में लिटन ने लगाया था। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला सवाल। आजी लामू लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य। आजू लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, आजी लामू। अच्छा, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति रहती है, मोनपा जनजाति, तवांग के पास में तवांग का मोनपा जनजाति यही लोक नृत्य में एक है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा तवांग के एरिया में मोनपा जनजाति का ये लोक नृत्य है, आजी लामू। लोक नृत्य से की अगर बात करें तो इससे बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि झारखंड का क्या क्या लोक नृत्य है तो क्या बताइएगा। फिर पूछा जाएगा कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है क्या क्या है तो क्या बताइएगा। फिर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश का क्या क्या है तो क्या बताइएगा। और फिर कर्नाटक का। तो देखिए, झारखंड का जो लोक नृत्य है वो फेमस है छाऊ, सरहुल, कर्मा। छाऊ, सरहुल, कहमा, कर्मा। छाऊ, सरहुल, कर्मा। अगर तमिलनाडु का पूछे तो बताइएगा कावड़ी, अट्टम, कुंभी, कोलाटम। फिर से सुनिए, कावड़ी, अट्टम, कुंभी, कोलाटम। कावड़ी, अट्टम, कुंभी, कोलाटम। देखिए, तमिलनाडु में सब का से है कावड़ी, और एक है अट्टम, फिर है कुंभी और कोलाटम। अरुणाचल प्रदेश से 3 है, मुखौटा, युद्ध नृत्य 2। अरुणाचल प्रदेश से 2 याद रख लीजिए, मुखौटा और युद्ध नृत्य। एक आजी लामू बताया ही हूँ, मुखौटा, युद्ध नृत्य, आजी लामू। कर्नाटक से भी आप 3 याद रखिए, एक यक्षगान, कुनीथा और करगा। यक्षगान, कुनीथा और करगा। ठीक है, अब अगला सवाल, चौथा नंबर। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो वो स्थित है हैदराबाद में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है तो हैदराबाद स्थित में।
और भारत का अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है तो बताइएगा कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में खोला गया है। ओपन रॉक संग्रहालय भी हैदराबाद में खोला गया है और सालार जंग संग्रहालय भी वही खोला गया है हैदराबाद में। अगर कोई पूछे भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ है तो केरला के अल्लापुझा में है। केरला के अल्ला क्या है अला पझुआ पपूझा अल्ला पपूझा में, केरल के अल्ला पपूझा में श्रम आंदोलन संग्रहालय है। लेकिन अगर कोई पूछे फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में। भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा स्टेपीज। क्या हो जाएगा? स्टेपीज। कुछ मैं जल्दी से आप लोग को घास के मैदान याद करा देता हूँ। देखिए, अगर लानोज पूछा जाए तो बताइए कि वेनेजुएला और कोलंबिया में ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हुआ। लानोज कहाँ है तो वेनेजुएला और कोलंबिया में। कंपोज पूछे तो बताना है कि ये ब्राज़ील का है। कहाँ का है कंपोज? ब्राज़ील का है। पंपास पूछे तो अर्जेंटीना का है। पंपास अर्जेंटीना। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कहाँ कहाँ पाया जाता है तो पूर्वी अफ्रीका में, जैसे केन्या तंजानिया में। सवाना केन्या तंजानिया में यानी पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। एक बेल्ट का घास का मैदान होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सर्वाधिक व्यस्ततम सामुद्रिक नहर व्यापार मार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किल नहर। व्यस्ततम समुद्रिक नहर व्यापार मार्ग किल नहर है। और किल नगर कहाँ से कहाँ जोड़ती है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से किल नहर जोड़ती। अगर कोई पूछे कि विश्व में सर्वाधिक व्यापार जलमार्ग के द्वारा होता है इसी से। चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। ये सुएज नहर के बारे में आप लोग को बता दूं कि ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। पनामा के भी बारे में बता देता हूँ कि पनामा जो है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसे 1914 में पूरा किया गया था। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 से 1921 में लागू हुआ था क्या? यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है क्या? मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के भारत के वाइसराय थे क्या? इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला कथन जो है असत्य है। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कि 1919 में आया था, जो कि 1921 में लागू हुआ है, ये सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे, ये भी सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, ये बात भी सही है। लेकिन ये बात गलत है, तो आंसर मिल गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है हमारा भारत का चौथा भाग ए मौलिक कर्तव्य होगा, ये सही सुमेलित है। दूसरा भाग में मौलिक अधिकार नहीं है, तीसरा भाग में नागरिकता भी नहीं है, संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी नहीं है। डेट्रॉयट औद्योगिक नगर किस देश में है? डेट्रॉयट औद्योगिक नगर किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखिए, डेट्रॉयट औद्योगिक नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कौन? डेट्रॉयट। यहाँ पे ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध नगर है। अगर आप बात करें बांग्लादेश का ढाका फेमस है कालीन उद्योग के लिए। जो मिर्ज़ापुर में कालीन भैया सुने थे ना, वही कालीन उद्योग के लिए विख्यात है ढाका। फिर पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग कहाँ किस चीज़ के लिए विख्यात है? लौह इस्पात के लिए। और भारत का जो अगर कोई पूछे कि पिट्सबर्ग कहाँ है तो जमशेदपुर में होगा। भारत का
जमशेदपुर ये क्या है, भारत का पिट्सबर्ग। लेकिन अगर व्लादिवोस्टोक पूछे किसके लिए फेमस है, तो आपको बताना है जहाज निर्माण के लिए। व्लादिवोस्टोक कहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है, तो जहाज निर्माण के लिए। ठीक है। अब पूछेगा कि पटना ही उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना होगा 1916 ईस्वी में। मैं आप लोग को इससे पटना उच्च न्यायालय से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बता देता हूँ, जो कि आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा और पीटी में भी काम आएगा। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना तो जान गए कि होगा कब, 3 फरवरी 1916 को। ये डेट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1916 को इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका स्थापना किया गया था। जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद संख्या 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित है। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो अनुच्छेद संख्या 214 से लेकर 231 तक जो भी बात किया गया है उच्च न्यायालय से रिलेटेड बात किया गया है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट। भारतीय हाई कोर्ट एक्ट, अगर मतलब इस हाई कोर्ट में कुछ नियम कानून बनते हैं तो वो उसका एक्ट है जो कि 1861 में आया था और जाना जाता है भारतीय हाई कोर्ट एक्ट 1861। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का इन 25 हाई कोर्ट में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ का है, तो आपको बताना है प्रयागराज का, पहले से इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। तो प्रयागराज हाई कोर्ट जो है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सबसे बड़ा 25 हाई कोर्ट में से सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में हो सकता है, एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकती है। ये बात है 231 के अनुसार। आर्टिकल संख्या 231 में कहा गया है कि हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। अच्छा, यहाँ के न्यायाधीशों को यानी कि कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और शपथ ग्रहण राज्यपाल के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ राज्यपाल के द्वारा। हम देखेंगे अब अगला सवाल कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम दोस्तों सिंधुज 1 है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जिसका नाम है सिंधुज 1। देखेंगे अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लंटेन का क्या नाम है, तो वो नाम है रोशनी। भारत की पहले खारे पानी से जलने वाली लालटेन का क्या नाम है, तो रोशनी। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विच। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने में किया जाता है। वियोजित मतलब एक तरीके से समझिए ऑन या ऑफ करने में किस का प्रयोग किया जाता है, तो स्विच का प्रयोग किया जाता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा। माने ये जो पानी है H2O, तो इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात के द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 और अनुपात 16 होगा, जिसका मतलब कट के हो जाएगा 1:8। आप कहिएगा ये कैसे हुआ, तो हाइड्रोजन का देखिए एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और यहाँ ऑक्सीजन का संख्या कितना है 1 है, तो ये तो 16 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए ये 2 हो गया। अगला सवाल, मानव नेत्र से अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी निम्न में से कौन है, तब वो हो जाएगा 0.25 मीटर। मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी निम्न में से कौन है, 0.25 मीटर। केशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से कौन बल है, तो इसका आंसर निकल के आएगा आसंजन बल या ससंजन बल, जिसको एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। केशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से कौन है, तो आसंजन बल या ससंजन बल। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। पुरकिंजी ने ही वैज्ञानिक ने कोशिका पुरकिंजी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है। प्रोटोप्लाज्म का अगर नामकरण पूछे तो पुरकिंजे ने 1839 में किया था। ठीक है। अब अगला सवाल, एक दो चीज़ और आप याद रखिएगा। जो सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो वो होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। देखिए, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा ये है सबसे छोटा कोशिका। क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। अगर कोई पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया था तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। और जीवाणु का खोज किसी ने पूछे तो बताएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु का खोज किया था। और कोशिका सिद्धांत ये दिया था स्लाइडेन और थियोडर श्वान, माने स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं तो पाएंगे 18 नंबर कि वंशागत का क्रोमोजोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सटन एवं बोवेरी ने वंशागत का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत दिया। और वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। खुराना का काम है कृत्रिम जीन का संश्लेषण। और बीडल और टेटम, ये जो बीडल और टेटम आप देख रहे हैं, इनका योगदान है ओवन जीन ओवन एंजाइम का सिद्धांत दिया था। ओवन जीन और ओवन एंजाइम का सिद्धांत दिया था। और जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। और जेनेटिक कोड जो होता है उसका खोज नीरेनबर्ग ने किया था। नीरेनबर्ग ने जीनेटिक कोड का खोज किया था। और स्थानांतरण आरएनए की खोज रॉबर्ट होली ने किया था। और स्थानांतरण आरएनए की खोज किसने किया था? होली ने। कौन सा होली ने किया था? तो रॉबर्ट होली ने। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा अपघटक। ये स्वपोषी अपघटक नहीं है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वह किसी जीव पर निर्भर नहीं करता है, स्वपोषी जीव कहलाता है। अपघटक जीव अपने भोजन हेतु मृत एवं सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव स्वपोषी होते हैं। मतलब उत्पादक वर्ग के सारे जीव क्या होते हैं? स्वपोषी। लेकिन अपघटक नहीं होते हैं। और इन सारे जो हैं ये स्वपोषी के उदाहरण हैं। एक याद रखिए कि जो नील हरित शैवाल हैं इनके बारे में कि ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं। ये माने ये प्रकाश संश्लेषण करता है जो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में मदद करता है। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उस रिकॉर्ड के बुक को क्या कहते हैं? तो रेड डाटा बुक कहते हैं। और ये रेड डाटा बुक कौन जारी करता है दोस्तों? तो IUCN जारी करता है। और IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड के किस शहर में है दोस्तों? तो वो शहर है गलांड। कहाँ है?
ग्लांड। ग्लांड शहर में IUCN का मुख्यालय है। रेड डेटा बुक विभिन्न जानवरों और पौधों के 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? तो 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि IUCN का पूर्ण रूप क्या है? ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। देखिए, मृदा में मुख्य रूप से 4 अवयव होते हैं। एक हो गया खनिज, दूसरा हो गया कार्बनिक पदार्थ या द्रव्य, और तीसरा हो गया मृदा वायु, मृदा का जो वायु है वो, और मृदा जल। मृदा वायु और मृदा जल, मृदा वायु हो गया और मृदा जल, ये 4 अवयव होते हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे खनिज द्रव्य की, तो खनिज द्रव्य कौन से होंगे? तो लोहा होगा, सिलिका होगा, एल्युमिनियम होगा, चूना होगा, पोटास होगा, फास्फोरस होगा, फिर अन्य सूक्ष्म पोषक भी हो जाएंगे। ये सारे पदार्थ हो जाएंगे। तो कार्बनिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो जितने भी मृत अवशेष होते हैं जो परिवर्तित होकर ह्यूमस बनाते हैं, वो सारे कार्बनिक पदार्थ जो परिवर्तित होकर ह्यूमस बनाते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ में कहलाएंगे। साधारण मृदा में पाए जाने वाले ह्यूमस का रंग काला होता है। भारत की अगर अधिकांश मृदा देखिएगा तो दोमट किस्म का होता है। अच्छा, विश्व भूमि दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं जो आपको पता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं जो आपको पता है? विश्व मृदा दिवस ये मनाए जाते हैं दोस्तों, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा, मृदा के कणों की माप किस चीज़ में होता है? तो मिलीमीटर में होता है। मृदा के कणों की माप मिलीमीटर में होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान, 40। और राज्यसभा पूछे तो बताना है 16। ठीक है। और विधान परिषद की सीट पूछे तो बताना है 75। और 243 विधान सभा का सीट है। और अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा विधानसभा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है वहाँ पे। और भारत का सबसे छोटा विधानसभा पुडुचेरी विधानसभा, जहाँ की 30 ही मतलब वहाँ के विधायक बन सकते हैं। ये डेटा को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और राज्यसभा में बिहार की सीट की संख्या 16 है, और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, विधानसभा में 243, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा है जहां 403 सीट है, और सबसे छोटा पुडुचेरी में 30 सीट है। देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार में पाइराइट पाया जाता है। कहाँ बिहार में पाइराइट पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है रोहतास में। रोहतास में कहाँ क्या पाया जाता है? पाइराइट पाया जाता है। 20वें बाल श्रम निषेध दिवस। मृदा दिवस आप लोग को याद करवा दिया 5 दिसंबर को। 20वें बाल श्रम दिवस आपको याद करवा देता हूँ 12 जून को। 20वें बाल श्रम दिवस कब है? 12 जून को। आपको कुछ और इसी टाइप का हम कुछ याद करवाते हैं। ये तो 12 जून आप याद कर लिए। 17 जून को भी कुछ होता है। क्या होता है? विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण कब मनाया जाता है? तो 17 जून को। मतलब 5 दिन बाद, जब बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, उसके 5 दिन बाद मरुस्थलीकरण दिवस भी मनाया जाता है। और 15 जून को भी कुछ मनाया जाता है, बता सकते हैं क्या? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कह रहा है कि 64वीं ग्रैमी पुरस्कार में डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में किस भारतीय ने अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकी केज ने।
64वीं ग्रैमी पुरस्कार में डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में रिकी केज भारतीय ने अवार्ड जीता है। तो इस तरीके से दोस्तों जीके का सेक्शन ख़त्म हो गया। रीजनिंग का सेक्शन होगा जो हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को खुद बना लेना है इसे। अब हम आप लोग को लेकिन बताऊंगा एक कॉमन नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग एक कॉमन नंबर से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट करने कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड एमिएबल का सिनोनिमी क्या होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एमिएबल का मतलब क्या होता है। तो सुशील, दोस्ताना, माने जो सुशील होते हैं, सुशील लोग होते हैं, माने बहुत ही संस्कारी टाइप का सुशील, या फिर दोस्ताना टाइप का जो फ्रेंडली रहते हैं, उस सारे चीज़ को एमिएबल कहा जाता है, एमिएबल। तो इसका सिनोनिमी क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, अफेबल हो जाएगा, डी बोन। आप फ्रेंडली और अफेबल का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। अफेबल और फ्रेंडली इसका वैसे राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एक और याद करिए, डीबोनेयर, डीबोनेयर का मतलब क्या होता है, ये भी एमिबल से ही रिलेटेड है, मतलब दोस्ताना से ही, डीबोनेयर। अगला सवाल देखते हैं कि सिलेक्ट करना है ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप। कहता है कि द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, माने जिसके पास आर्ट हो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने का, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, इसका क्या एक शब्द में बोला जाएगा। तो इसको बोला जाएगा इलोक्यूशन बोला जाता है, इलोक्यूशन। अच्छा, एक है इम्प्रोम्प्टू का मतलब क्या होता है, बिना तैयारी या व्यवस्था के। क्या होता है, बिना तैयारी या व्यवस्था के। एक होता है अलोकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आवंटन, माने सबको बांटना, इस तरीके से आवंटन कि माने पदों का आवंटन। मतलब जैसे कोई भी मिनिस्ट्री कैबिनेट फॉर्मेशन होता है तो उसमें मिनिस्टर को अलोकेशन किया जाता है, मंत्री पद का आवंटन किया जाता है। एक शब्द है एक्सटेम्पोर, माने बिना पूर्व तैयारी के। इसका मतलब क्या हो गया, बिना पूर्व तैयारी के, बिना कोई तैयारी किया एग्जाम दे लिए, ये हो गया एक्सटेम्पोर। और इम्प्रोम्प्टू का मतलब क्या बताया मैंने कि बिना तैयारी या व्यवस्था के। ये दोनों ही इम्प्रोम्प्टू और एक्सटेम्पोर दोनों एक है। लेकिन इलोक्यूशन क्या होता है, ये मतलब जो इसको बोला जाता है वाक्पटुता, मतलब द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. मतलब common error से संबंधित सवाल है। कह रहा है कि who do you think who stole the painting from the museum। बताइए इसमें गलती क्या है। तो देखिए इसमें जो गलती है वो है कि who do you think, ये गलत है। वाक्य के मध्य में एक व्यक्ति को इंगित करने के लिए who का रिपीटेशन करना आवश्यक है। क्या है सही वाक्य इस प्रकार होना चाहिए कि who do you think stole the painting from the museum। तो यहाँ पे जो who का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सही नहीं है। अगर हु नहीं होता तो शायद सही हो जाता, हु डू यू थिंक आई स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम। मतलब एक ही सेंटेंस में हु किसी व्यक्ति को डिनोट 2 बार आप नहीं कर सकते हैं, इसका मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट 54 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ सी लाइक्स द सीनरी सी विल पेंट इट। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें इफ़ सी लाइक्स माने सी के साथ देखिए लाइक्स लगा हुआ है, ये सही है। द सीनरी सी विल पेंट इट, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती है ही नहीं। सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनोमी वर्ड्स पता करने के लिए कह रहा है डिनाई शब्द का। तो जान लीजिए डिनाई का मतलब क्या होता है। तो डिनाई का मतलब दोस्तों इनकार करना होता है। और अगर इसका एंटोनोमी जाने माने इनकार करना का मतलब एक्सेप्ट करना, अगर उसका उल्टा देखें तो एक्सेप्ट करना हो जाएगा माने स्वीकार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट करना। 2-3 को और देख लीजिए, कन्फर्म, अप्रूव, चेक, प्रिवेंट और ब्लॉक का सबका अर्थ होता है रोकना। कन्फर्म का मतलब भी, अप्रूव का मतलब भी, चेक का मतलब भी, प्रिवेंट का भी मतलब
सॉरी स्वीकारना से मतलब होता है कन्फर्म, एक्सेप्ट हो गया, कन्फर्म हो गया, अप्रूव, ये सब होता है इसका अंटोनोमी। लेकिन अगर कोई पूछे डिनाई का सिनोनोमी क्या होता है तो बताइएगा चेक, प्रिवेंट और ब्लॉक। चेक, प्रिवेंट और ब्लॉक, क्योंकि इन तीनों का मतलब अगर देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोकने की बात किया जा रहा है। सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स का। द मैन फेल्ट एक्सहॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ स्टेयर्स। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फ्लाइट। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़िए, फिर पता चल जाएगा कि द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि द मैन फेल्ट एक्सहॉस्टेड हॉस्टेड एंड आफ्टर क्लाइंबिंग ए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा इसका, तो फ्लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लाइट हो जाएगा। तो आफ्टर क्लाइंबिंग ए फर्स्ट ईयर, फ्लाइट ऑफ फर्स्ट ईयर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनोमी रिकमेंडेड का सिनोनोमी क्या होगा, इसका मतलब होता है अनुशंसा करना। क्या मतलब होता है इसका, अनुशंसा करना, अनुशंसा करना, इसका मतलब होता है रिकमेंडेड का। इसका सिनोनोमी पूछे तो अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। और क्या क्या सिनोनोमी हो सकता है, इंडोर्स हो सकता है, इंडोर्स हो सकता है, और कमेंड हो सकता है, कमेंड हो सकता है। सिनोनोमी रिकमेंडेड का क्या हो सकता है, तो अप्रूव हो सकता है, इंडोर्स हो सकता है, कमेंड हो सकता है, हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रूव। बाकी जो देख रहे हैं अडहेयर, अडहेयर का मतलब होता है चिपकना, किसी चीज़ में चिपक जाए। जैसे आप अडहेसिव फोर्स पढ़ोगे साइंस में, वो वही अडहेयर है, चिपकना। और अपोज, अपोज का मतलब होता है विरोध करना। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, माने किसी को रिवार्ड करना, माने पुरस्कृत करना। जैसे आप अगर लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर जब बनाने जाइएगा तो उसके पेपर लिस्ट में रहता है कि आपको 0.25 अगर गलत क्वेश्चन करिएगा तो रिवार्ड दिया जाएगा, माने इसमें आपको काट लिया जाएगा, उस तरीके का रिवार्ड था, पेनाल्टी जिसको कहते हैं। और एक क्वेश्चन सही करिएगा तो उस पर आपको रिवार्ड 2 नंबर दिया जाएगा, इस तरीके का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम कम टू ब्लोज, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा गेट इनटू ए फाइट फिजिकली। कम टू ब्लोज का मतलब होता है गेट इनटू ए फाइट फिजिकली मतलब लड़ने लगना, मतलब कोई बात पे आपको लड़ने लगते हैं, जैसे गेट इनटू ए फाइट फिजिकली, इसका मतलब तो टर्म भर में आप लड़ने लगते हैं। अब जो स्पेलिंग लिखा हुआ है इसमें गलत स्पेलिंग कौन लिखा हुआ है, इसी को पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ये प्रोसीजर गलत लिखा हुआ है। इसका सही स्पेलिंग वर्ड है, इसका सही स्पेलिंग वर्ड क्या होगा कि डबल ई नहीं होगा, प्रोसीजर, PRO, देखिए क्या है, PROCEDURE, ये प्रोसीजर सही शब्द है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, सही ऑप्शन बताना है। सी इज ऑन 6 months डैश लीव, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैटरनिटी लीव। सी इज ऑन 6 months लीव, मतलब वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव पर है। सिलेक्ट करना है आप लोग को गिवन सेंटेंस के लिए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म के लिए। सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा डायरेक्ट में सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन दैट, सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन दैट, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। डायरेक्ट में क्या था, सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा कि सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन दैट। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट आइडेंटिफाइड, ये कॉमन एरर का प्रश्न है दोस्तों, बताना है कौन सा पार्ट में गलत है। तो देखिए, द लेडी वाज फ्यूरियस टू सी दैट नो वन बियरिंग मास्क ऑन द रोड नियर द शॉप, इसमें बताइए क्या गलत है। तो इसमें जो गलत है बी पार्ट में गलत है। बी पार्ट में क्या गलत है, तो देखिए नो वन, आप समझिए इस चीज़ को कि नो वन, ये है ना नो वन, ये नो वन या तो एनी वन होता, या वहाँ पे नो बडी होता, या एवरी वन होता, या एवरी बडी होता, ये सब सिंगुलर्स होते हैं। नो वन कौन से होते हैं, तो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगना चाहिए। इसीलिए बेयर तो बिल्कुल नहीं होगा, होगा क्या, बाज होगा, ठीक है, बाज होगा।
अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बेयर को आप लोग को बाज में बदलना है। बेयर को किस चीज़ में बदलना है, बाज में बदलना है। तो बेयर को बाज में बदलिएगा तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि होना चाहिए था क्या, बाज, बाज बियरिंग मास्क। तो एक बार फिर से इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द लेडी वाज फ्यूरियस टू सी दैट नो वन, जैसे ही आपने नो वन देख लिया, अगर नो वन के जगह पे एनी वन रहता, नो वडी रहता, एवरी वन रहता, एवरी वडी रहता, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के जगह पे आपको ये जो होना चाहिए था वर्ब, सिंगुलर वर्ब, जो कि यहाँ बाज होता तो सही होता, अगर प्रेजेंट में होना चाहिए था तो ईज होता तो सही होता, लेकिन यहाँ बेयर है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत होगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन, फिर से ये कॉमन एरर का प्रश्न है दोस्तों, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए कि द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली, इज नॉट इट। तो इसका इसमें कहाँ पे गलती है, कुछ बताइए। इसका गलती जो होगा इज नॉट इट में गलत होगा। क्यों, कैसे, जो देखिए, इट शुड बी के अनुसार, जहाँ कहाँ लिखा हुआ है इट शुड बी, ये वाला लिखा हुआ है इट शुड बी, इसके अगर अनुसार अगर आप देखें चेंज करना चाहें तो क्वेश्चन टैग बनाया जाएगा। इट शुड बी के अनुसार क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन टैग बनाया गया है इसके अनुसार बनाया जाएगा। अच्छा, क्योंकि वाक्य के अंत में आया है इज नॉट इट, इसी क्लॉज पर जोर दे रहा है, अतः इज नॉट इट के बदले शुड नॉट इट होना चाहिए। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, ये क्योंकि शुड है तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, असल में होना चाहिए दोस्तों शुड एंड इट होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, शुड नॉट इट होना चाहिए, ना कि इज नॉट इट। ठीक है, आगे, क्योंकि हम लोग किस पे बात करेंगे, इट शुड बी के आधार पे। अब करना है अप्रोप्रिएट मीनिंग निकालने का रहा है इस इडियम का। तो बिग वक्स इसका इडियम्स का क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा ए लॉट ऑफ मनी। क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ मनी। अगर इसको एग्जांपल में सेट करूं बिग बक्स को, तो देखिए, सी हैड बिग बक्स एंड डाइड व्हेन ही वाज इन प्रिजन। मतलब सी हैड बिग बक्स माने उसके पास बहुत सारा खजाने के माने बड़ी राशि था और वो मर गया जब वो प्रिजन में, जेल में था। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में देखिए कौन है, तो मिसलेनियस का गलत लिखा हुआ है, बाकी ये सारा सही है। तो इसका क्या होना चाहिए सही मीनिंग, स्पेलिंग, तो देखिए इसका सही होना चाहिए MISCELLANEOUS, इसका सही मीनिंग स्पेलिंग होना चाहिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं। 66 में क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो अनेबल टू एक्ट, इसका मीनिंग क्या, इसका क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इनर्ट। अनेबल टू एक्ट, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नोबेल गैस के बारे में, इनर्ट गैस के बारे में, वही है अनेबल टू एक्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इनर्ट। अच्छा, ये लैक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है दोस्तों, शिथिल होता है, इसका मतलब क्या होता है, शिथिल, माने वो काम करने से मना कर रहा हो, माने शिथिल, कुछ माने आलसी किस्म का। इस आइडल का मतलब क्या होता है, आलसी। इस लेजी का भी मतलब होता है आलसी। ठीक है, इन दोनों का मतलब आलसी, शिथिल। इनर्ट मतलब वो क्रिया ही नहीं करे, आलसी का मतलब होता है क्रिया तो कुछ करेगा लेकिन वो आलसी है। यहाँ पे आप लोगों को देखना है क्या करना है, जम्बल्ड सेंटेंस है। तो पहला कह रहा है कि व्हेन जॉन वाज 5 years old ए सर्कस केम टू द विलेज, जॉन सा द सर्कस पीपुल एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, आफ्टर ए लॉन्ग सर्च हिज फादर फाउंड हिम अमॉन्ग द trained goats and dogs, it put up its tents in front of the town hall। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ADBC। देखिए ए में पढ़िए क्या है कि व्हेन जॉन वाज 5 years old, जब जॉन 5 साल का था तो ये सर्कस केम टू द विलेज, उसके विलेज में एक सर्कस आता है। फिर क्या कहता है,
तब इट पुट अप इट टेंट्स इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, मैंने वहाँ एक शहर में एक टाउन हॉल है, उसके सामने अपना टेंट्स पुट करता है। कौन टेंट्स पुट करता है? ये सर्कस वाला। कहाँ? जब 5 साल का था तो उसके गांव में आया था। फिर देखिए जॉन सा, फिर अब जब टाउन मतलब पुट किया टाउन हॉल के सामने अपना टेंट, तो जॉन क्या करता है कि देखता है सर्कस सर्कस पीपुल को एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, और सो जाता है। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च हिज फादर फाउंड हिम अमॉन्ग द ट्रेंड गोट्स एंड डॉग्स, मैंने बकरी और कुत्ते के बीच में पाया जाता है। तो ये हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव। अब ये एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन है। कहता है बी मो, नाउ है कि मो, हाँ, बी मो द लॉन वंस एवरी मंथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा कि द लॉन इज मोव्ड वंस एवरी मंथ। क्या हो जाएगा? द लॉन इज मोव्ड वंस एवरी मंथ। एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब ये जो देख रहे हैं मो, इसका मतलब होता है काटना। क्या मतलब होता है? काटना। काटना। इसका अगर पैसिव बनाया जाए तो इसमें इज प्लस V3 होगा। क्या होगा? इज प्लस V3, इज प्लस V3 होगा। मैं बदल दें ताकि और विकल्प सी हो जाएगा। देखिए इज प्लस V3 हो गया। सिलेक्ट करना है। अब रिपोर्टेड मैंने नरेशन से आ गया, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से। तो 69 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? सी सेड इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेड दैट इट वाज टू गुड टू बी ट्रू, टू बी ट्रू। ठीक है। इसमें देखिए छोड़िए आगे कभी और बता देंगे, अभी 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सिलेक्ट ऑप्शन करना है और एक्सप्रेस पैसिव वॉइस को। ही ओपनड द डोर फॉर हिज मदर, ही ओपनड द डोर फॉर हिज मदर। इसका सही क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय? तो इसका हो जाएगा कि द डोर वाज ओपनड बाय हिम फॉर हिज मदर, फॉर हिज मदर। एक पैराग्राफ दिया गया है दोस्तों, उस पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन होगा, तो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ कि फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैजिक hypnosis is moving into the world of medicine. From the hocus pocus performed by men in black capes to hypnotherapy practices by doctors in white coats, the purpose is to help people stop smoking, वेट को लूज करना, ओवरकम फोबियाज एंड कंट्रोल पेन इन वेराइटी ऑफ मेडिकल सिचुएशंस फ्रॉम चाइल्ड बर्थ लो कैंसर रिसर्च लेबोरेटरी आर करेंटली चेकिंग आउट ऑफ द सक्सेस रेट of therapy under hypnosis, while medical journals stand by to publish the results, and the important thing is nobody is laughing. In the 1840, a British doctor in Calcutta created a controversy by performing over 1,000 operations with hypnosis as the only anesthesia during the World War. German and British doctors used hypnosis to treat bar neurosis. तो इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाइप्नोसिस मीन्स क्या होता है? तो ये इसका मीन्स होता है सजेशन मेड इन ट्रांस। क्या होता है? सजेशन मेड इन ट्रांस। नेक्स्ट सवाल देखिए पूछा गया है इसी पर आधारित। नोबडी इज लाफिंग एट हाइप्नोथेरेपी नाउ बिकॉज दे आर, क्या हो जाएगा? टेकिंग इट सीरियसली, सारे लोग इसको सीरियसली लेने लगे। द पर्पस ऑफ हाइप्नोथेरेपी इज टू, क्या है पर्पस इसका? तो इसका पर्पस होगा कि मेक लाइफ इजियर। In the following question, a sentence has been given in the active passive voice. Out of the 4 alternatives, select the one which best expresses the same sentence in passive voice. देखिए रामबाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर दिस मदर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा कि ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर। नेक्स्ट सवाल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट, अब नरेशन से क्वेश्चन है रिलेटेड, तो देख लीजिए। प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि डोंट गो टू स्कूल टुमारो। प्रिया सेड टू मी, डोंट गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो का हालांकि स्पेलिंग थोड़ा गलत है, प्रिया सेड टू मी। चलिए अब हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं क्या है।
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि ना हो, माने कोई कॉमन एरर ना हो। तो श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, तो इसमें बी होती है, वो होती है। राष्ट्र पुल्लिंग है, इसीलिए सही होगा राष्ट्र महान होता है। यहाँ होती के जगह पे होगा होता है, ठीक है, होता है। तो श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र पुल्लिंग है, तो वो भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग ही हो जाएगा। छात्र या छात्र शब्द युग्म का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा विद्यार्थी और क्षत्रिय। छात्र से मतलब हो जाता है विद्यार्थी और छात्र का मतलब होता है क्षत्रिय। अच्छा, समस्त का पर्यायवाची खोजिए। समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण होगा। समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण होगा। वह लेखक के लिए किताब लाया। इस वाक्य के लिए के लिए, ये जो के लिए है ना, ये के लिए, ये कौन सा कारक है? तो आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, तो ये कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। बीते समय से घटित क्रिया से किस काल का बोध होता है? तो बहुत ही आसान है कि भूतकाल का होता है। भात दाल में समास है, कौन सा समास है भात दाल में? तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तथा उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे खुद हो गया भात दाल, मतलब देखिए प्रथम पद और दूसरा पद माने आखिरी पद, और इन दोनों के बीच में एक रिश्ता भी है, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। निम्न में से कौन विषयम बोधिक अव्यय नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो और विषयम बोधिक नहीं है। अगला सवाल, बाकी अरे, वाह, उफ, ये सब क्या है? विषयम बोधिक, जिसको इंग्लिश में इंट्रो क्या बोलते हैं? इंटरजंक्शन बोलते थे, इंटरजंक्शन बोलते थे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ये क्या हो जाएगा? अद्वितीय। ये सही वर्तनी वाले शब्द है अद्वितीय, इस तरह से लिखा जाता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, इसका संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक में यन संधि है। प्रत्येक में कौन सा संधि है? यन संधि, यन संधि। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? माने कौन से वाच्य होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य आपने ये नहीं सुना होगा, कर्तृवाच्य, दूसरा होता है भाववाच्य और तीसरा होता है कर्मवाच्य। कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। अच्छा, क्या कर्तृ क्या होता है? जहाँ कर्ता का प्रधानता हो तो कर्तृवाच्य हो गया। जैसे राहुल खेल रहा है तो राहुल की प्रधानता है। कर्मवाच्य का मतलब जहाँ कर्म की प्रधानता हो, जैसे पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, पतंग है जहाँ कर्म है कि और बहुत अच्छी तरह उड़ रही है। भाववाच्य में जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य किसके? जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है। मतलब हो गया कि मुझसे अब चला नहीं जाता, ठीक है। 86 का, इनमें से कौन सा एक प्रकार का वर्तमान काल का नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आसन्नभूत नहीं होगा, ठीक है। अब अगला सवाल, आसन्नभूत। मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही, मतलब मुहावरा दिया गया है कि अंबर के तारे गिनना, क्या अच्छी नींद आना, ये सही है, तो ये गलत है। असल में इसका जो सही होगा, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, ये वाला सही है। अंबर के तारे गिनना का मतलब होता है नींद ना आना। अंबर के तारे गिनना का मतलब नींद नहीं आने से रिलेटेड है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार करना, कि आपको कोई इनकार कर दे, जैसे आप किसी को प्रपोज करिए, आई लव यू बोलिए, वो अंगूठा दिखा दे, तो समझ जाइए कि आपको इनकार कर रही है। अंगारे सिर पर धरना, अंगारे सिर पर धरना, इसका मतलब होता है विपत्ति मोल लेना। अंगारे सिर पर धरना का मतलब विपत्ति मोल लेना। सिर पर सवार होना मतलब किसी चीज़ का हट करना। सिर पर अगर सवार होना होता है तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ का हट करना। अगर आग में घी डालना का अगर कोई पूछे तो क्रोध को और अधिक भड़काना हो जाएगा। अब एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज के अनुसार क्वेश्चन को आंसर करना है। मैं पैसेज पढ़ के सुना देता हूँ।
कहने को चाहे भारत में स्वशासन हो और भारतीयकरण का नारा हो, किंतु वास्तविकता में सब और आस्थाहीनता बढ़ती जा रही है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या चर्च में बढ़ती भीड़ और प्रचार माध्यमों द्वारा मेलों और पर्वों के व्यापक कवरेज से आस्था के संदर्भ में कोई भ्रम मत पालिए, क्योंकि यह सब उसी प्रकार भ्रामक है जैसे लगे रहो मुन्ना भाई की गांधीगिरी। वास्तविक जीवन में जिस आचरण की अपेक्षा व्यक्ति या समूह से की जाती है, उसकी झलक तक पाना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि गांधीगिरी को काल्पनिक अवधारणा से महत्व पाने के लिए कुछ लोगों की नौटंकी की वाहवाही प्रचार माध्यमों ने जमकर की, लेकिन अब गांधी जयंती बीतने के बाद न तो कोई गुलाब का फूल भेंट करता दिखाई देता है और ना ही कोई छूट वाले काउंटरों से गांधी टोपी ही खरीदता नजर आता है। गांधी को गिरी के रूप में आंकने के सिनेमाई कथानक का कोई स्थायी प्रभाव भी नहीं हो सकता। फिल्म उतरती प्रभाव चला गया। गांधी को बाह्य आवरण से समझने के कारण वर्षों से हम 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के कुछ आडंबर अवश्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन जिन जीवन मूल्यों के प्रति आस्थावान होने की हम सौगंध खाते हैं और उन्हें आचरण में उतारने का संकल्प व्यक्त करते हैं, उसका लेस मात्र प्रभाव भी हमारे आसपास के जीवन में प्रतीत नहीं होता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अगर आपको इस जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, अगर इस पैराग्राफ का आप लोग से कोई शीर्षक पूछे तो आप क्या शीर्षक बताइएगा? कि गांधीगिरी एक मजाक है, कि खोखले नारे, कि नारों की व्यर्थता, बढ़ती आस्थाहीनता। मैं क्या आंसर दूंगा? मैं तो दूंगा कि खोखले नारे हैं सारे। ठीक है। दूसरा, धार्मिक आस्था के बारे में भ्रामक प्रचार कौन कर रहा है? आप ही बताइए कौन कर रहा है? तो मंदिर मस्जिद वाले कर रहे हैं। प्रचार माध्यम का तात्पर्य क्या होता है? आप ही बताइए। मंदिर मस्जिद के गुरुद्वारे, यही तो है, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होता है। देखेंगे आप कंप्यूटर का क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस सेट का, तो आइए शुरू करते हैं। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया हूँ बहुत ही अच्छे से। ये होगा 1024 बाइट का। फिर कह रहा है स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की। ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट है, शॉर्टकट की। इसका स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो आपको होगा F7 टाइप करिएगा तो स्पेलिंग चेक होगा। मैं कुछ और बता देता हूँ शॉर्टकट की से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा रहे। एक होता है शॉर्टकट की, F1 दबाइएगा तो क्या होगा, F2 दबाइएगा तो क्या होगा, F9 दबाइएगा तो क्या होगा, और F5 दबाइएगा तो क्या होगा। F1 से आपको हेल्प विंडो ओपन हो जाएगा। कौन सा विंडो ओपन हो जाएगा? तो हेल्प विंडो ओपन हो जाएगा। अच्छा, F2 करिएगा तो क्या होगा? फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। फाइल या फोल्डर आपको नाम बदलना हो तो आप इसका F2 का इस्तेमाल करेंगे। F9 विंडो को अगर बंद करना हो तो F9 का प्रयोग करिएगा। और F5 का प्रयोग कब करिएगा? किसी भी विंडो या प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? रिफ्रेश करने के लिए। तो चलिए इतना हो गया आपको शॉर्टकट की से। www का आविष्कार किसने किया? तो 93 का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। सुनिए, चार्ल्स बेबेज किस लिए जाने जाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक यही कहलाते हैं। और ये जो रॉबर्ट ई कान देख रहे हैं, इनको किस लिए जाना जाता है? तो इन्होंने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का डिजाइन और विकास रॉबर्ट ई कान ने किया था। रॉबर्ट ई कान ने TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का डिजाइन किया था और विकास भी किया था। और ये बिंट सर्फ के बारे में जान लीजिए। बिंट सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। जो आप लोग इंटरनेट चला रहे हैं, इसका पिता अगर कोई पूछे तो बिंट सर्फ को कहा जाता है। एक और मैं याद करवाता हूँ, अर्पानेट का जनक किन्हें कहा जाता है? तो लिक लाइडर को। अगर लिक लाइडर एक वैज्ञानिक हैं, इनको अर्पानेट का जनक कहा जाता है, लिक लाइडर को। और अगर आप पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो एल ट्यूरिंग, ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक। फिर से सुन लीजिए, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एल ट्यूरिंग, और अर्पानेट का जनक लिक लाइडर, और इंटरनेट का पिता बिंट सर्फ, और रॉबर्ट ई कान
दो चीज़ के लिए जाने जाते हैं, आईपी और टीसीपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चार्ल्स बेबेज आपको पता होगा कि कंप्यूटर के जनक थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूले का प्रयोग होता है। तो आप ही बताइए कौन से फार्मूले का प्रयोग होना चाहिए। तो होना चाहिए एवरेज, क्योंकि एवरेज ही तो निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं 95। विंडोज़ में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं। तो आप लोग बताइए कहाँ से बदलते हैं। कंट्रोल पैनल या डिस्प्ले से वॉलपेपर बदला जाता है। रैम का पूरा नाम जानते हैं क्या होता है। रैम का मतलब होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ये संग्रहित बाइनरी में किया जाता है। बाइनरी होता है 0 और 1। 0 का अर्थ क्या होता है, ऑफ, और 1 का अर्थ होता है ऑन। यही है बाइनरी सिस्टम। 0 1 पे कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, 0 का मतलब ऑफ और ऑन होता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों ARPANET को। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को माना जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1960 में हुआ था। अमेरिकी सरकार का एक रक्षा विभाग था, उसके द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। आउटपुट देखने के लिए आप किसका प्रयोग करना चाहेंगे आउटपुट देखने के लिए। तो आप ही बताइए, बहुत ही आसान है कि मॉनिटर का प्रयोग करेंगे। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप क्या दबाते हैं। तो आप दबाते हैं नम लॉक। नंबर लॉक डिक्सलेरेशन एरो के रूप में कार्य करने के लिए नम लॉक की दबाते हैं। तो चलिए आप लोग को ये 100 तक माने टेस्ट सीरीज यानी सेट 3 भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेट 4 लेकर आएंगे। अगर आप लोग को दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। तो अब आप लोग से लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।